हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एनबी। कैसे हैं आप लोग? शायद बिल्कुल ठीक होंगे और ठीक होना भी चाहिए। जब घर में है तो ठीक ही रहेंगे। मैं आज आपके नए लेसन के साथ फिर उपस्थित हुआ हूँ जो जीव विज्ञान से संबंधित है। तो जीव विज्ञान से संबंधित है, उस जीव विज्ञान से संबंधित लेसन को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा। यदि आपने मेरे पुरानी वीडियोज़ नहीं देख रखे हैं तो इसमें एक आई बटन इसमें आ रहा होगा। उस आई बटन में आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरे उस पुराने वीडियोज़ की सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे आपके पुराने वीडियो सारे क्लियर हो जाएंगे और सारे देख करके आपको पुराना लेसन समझ में आ जाएगा। रही बात इसमें क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन आंसर के लिए मैं एक नया वीडियो आपको इसमें डालूंगा, जारी करूंगा, जिसको आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ आपको इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का नया अध्याय जो आपके जीव विज्ञान से संबंधित है वो है आपका जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होती है कोशिका। तो हम कह सकते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई कोशिका किसे कहा गया और क्यों कहा गया और इसकी खोज किसने की। तो इस यूनिट को हम देखने से पहले थोड़ा सा इसमें जान देते हैं छोटी छोटी इकाई क्या होती है। तो जिस प्रकार हम कहते हैं कि घर की हम बात करते हैं, तो एक घर के निर्माण में जो उसका जो सबसे छोटा रूप होता है वो होता है एक उसकी छोटी ईंट, जिससे हम घर का निर्माण करते हैं। तो उसको हम उसका सबसे छोटी इकाई के रूप में लेते हैं। हमने एक ईंट लगाई, दूसरी लगाई, उसके बाद हमने उसमें सारा मसाला जो भी हमने लगाया, उसके बाद हमने उसकी छत दे दी। तो एक उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हमने क्या कहा, एक छोटी ईंट कहा। जिस प्रकार एक घर की एक ईंट उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, उसी प्रकार सजीवों की जो सबसे छोटी इकाई होती है जीवन की, उसको हम कोशिका कहते हैं। तो इस कोशिका की खोज सबसे पहले सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क की काट से ने इसको खोजा। छोटे उसमें असंख्य छोटे छोटे से प्रकोष्ठ उनको दिखे इसमें, जिसमें से क्या करा उन्होंने उसका नाम कोशिका दिया। और उसके बाद इन्होंने तो केवल कॉर्क की काट में देखा। उसके बाद ल्यूएनहॉक एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक जलीय जीव की सजीव कोशिका में इसका अध्ययन किया। तो जो हमारे खोज हुई तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको खोजा। उन्होंने छोटी छोटी सी जो कोष्ठक उसमें कॉर्क की काट में देखे, तो उसको उन्होंने इसका नाम कोशिका दिया। उसे लैटिन शब्द सेल है। सेल का मतलब छोटा कमरा कहा जाता है। छोटे कमरा, छोटा कोष्ठक, सिंपल सी बात है, छोटे कोष्ठक को हमने नाम दिया कोशिका। तो कोशिका से हमारा एक जीव का निर्माण हुआ, इसलिए इसको क्या कहा गया, संरचनात्मक इकाई। संरचना बनाई उसने, उसको संरचनात्मक इकाई बोला। और उसके बाद इसी से हमारे जीवन के समस्त क्रियाकलाप संपन्न होते हैं, एक कोशिकीय जीवों में हो चाहे बहुकोशिकीय जीवों में हो। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, क्रियात्मक इकाई भी इसको कहा गया। अब सजीव किससे बने होते हैं? तो सजीव जो होते हैं हमारे कोशिका से बने हुए होते हैं। इस चीज़ को आप जानते हैं, समस्त सजीव जो होते हैं हमारे कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। प्याज की झिल्ली की एक यहाँ पर क्रियाकलाप दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें छोटे छोटे से कोष्ठक इसमें दिखाए गए हैं, जिनको कोशिका नाम दिया गया। इनके बीच में छोटे छोटे से जो डॉट्स आप देख रहे हैं, इनको हमने क्या नाम दिया, केंद्रक। ठीक, अब ये संरचनाएं किस प्रकार से बनी आपने देखा इसको, और इन संरचनाओं को हमने क्या नाम दिया, कोशिका दिया। अब हम बात करते हैं कि एक कोशिका और बहुकोशिक जीवों की। ऐसे जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है उनको हमने कहा एक कोशिकीय जीव। जैसे आप कहा अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमिडोमोनास है, बैक्टीरिया हैं, वायरसेज हैं। ये समस्त जीव जो हैं ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिनमें सारे उनका जीवन प्रक्रिया एक ही कोशिका के अंतर्गत समाप्त हो जाता है, या एक ही कोशिका में उनका जीवन चलता है। तो उसको हमने एक कोशिकीय जीव कहा। इसके अतिरिक्त जो अन्य जीव हैं, जो उनमें जिनमें एक से अधिक कोशिका जिनमें पाई गई, तो उसको हमने क्या कहा, बहुकोशिक जीव कहा गया। जिसमें हमारे पेड़ पौधे हैं, फंगस हैं और अन्य प्लांट्स हैं, या हमारे जंतु हैं, चाहे जलीय, स्थलीय या आकाशीय कोई भी जीव हमारे हैं, तो वो हमारे बहुकोशिक जीव कहलाए। ठीक, तो कोशिका ने हमारे शरीर का निर्माण किया, इसलिए इसको संरचनात्मक इकाई कहा। और इससे हमारे समस्त क्रियाकलाप संपन्न होते हैं, इसलिए इसको हमने क्या कहा, क्रियात्मक इकाई कहा। अब इसमें एक चित्र आपका दे रखा, थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप, इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं दे रखी हैं। देखिए
हमारे जो बहुकोशिक जीवों में मानव शरीर में विभिन्न कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, देखिए आप, रक्त कोशिकाएं, ब्लड हमारे, अब आगे आप पाठ में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। रक्त ऊतक वाले पाठ में आप पढ़ेंगे तो रक्त कोशिकाएं, ये हमारे जो गोल टाइप की दिख रही हैं हमारे आरबीसी, जिसको लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, ये हैं। तो रक्त की कोशिकाएं ये हैं। और पेशी कोशिका ये है हमारे, अंडाणु कोशिका ये है, शुक्राणु कोशिका ये है। और आपके जो हम कह सकते हैं बोन सेल, जिसको हम कह सकते हैं अस्थि कोशिका, ये है। हमारा जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन, जिसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं, वो यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके बाद हम इसको कहते हैं क्या, वसा कोशिका, फैट सेल जिसको हम कहते हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं इसमें आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये कोशिकाएँ हैं अलग अलग। अब एक कोशिकी जीव जो सबसे बड़े, हम एक कोशिका की, हम यहाँ एक सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडा एक कोशिका है और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी एक कोशिका है। एक कोशिकी जीव में एक कोशिका जो सबसे बड़ी कोशिका है, अंडे को मानते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका के रूप में, सिंगल कोशिका के रूप में उसको माना जाता है। उससे बड़ा कोई कोशिका नहीं होती है, ठीक। तो एक कोशिकी जीव अपना भोजन किस प्रकार करते हैं ये आप जानते हैं, थोड़ा सा पहले 6-7-8 में भी आपने पढ़ रखा है। तो उन्हीं सारा जीवन प्रक्रियाएँ उनकी उसी कोशिका के अंतर संपन्न हो जाती हैं। अब एक छोटे से क्वेश्चन इसमें आए हैं कि कोशिका की खोज कब और किसने की, कैसे की। दूसरा है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, मैंने बता भी दिया आपको क्यों कहते हैं। और फिर भी उससे पहले मैंने वीडियो में बताया कि आंसर हम सबसे लास्ट में नए वीडियो में बनाएंगे। तो ये तो सामान्य सी जानकारी आपकी रही कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या है। कोशिका हमारे जीवन की मौलिक इकाई है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। और ये हमारे क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी है। और इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। ये तो सामान्य जानकारी कोशिका के बारे में रही। अब हमारा प्रश्न आता है दूसरा कि कोशिका किस चीज़ से बनी होती है। आखिर सेल है तो सेल बनी किससे है। तो यह जो बनी हुई है इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से थोड़ा सा जानेंगे। सेल किस चीज़ से बनी हुई होती है। तो सेल जनरली किस चीज़ से बनी हुई होती है, प्लाज्मा झिल्ली या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा हम न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। तीसरा हमारा कोशिका द्रव्य कहते हैं। जनरली ये 3 चीज़ों से बनी होती हैं। लेकिन ये जो जंतु कोशिका वो भी इन्हीं चीज़ों से बनी होती है। पादप कोशिका में एक अंतर और होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली के बाद में इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कभी कभी क्या होता है, वहाँ प्रश्न भी आता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर है कि पादप कोशिका में प्लाज्मा कोशिका भित्ति पाई जाएगी, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। ये आगे के लिए हो गया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो कोशिका बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, जिसको हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो यह हमारी कोशिका की, कौन सी कोशिका, प्लांट सेल के पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, जिसमें कोशिका के जो घटक होते हैं, जिसके अंदर जो भी तत्व होते हैं वो उसको पर्यावरण से अलग करती है। कोशिका को बाहरी पर्यावरण से बाहर करती है, उसके अंदर की चीज़ों को सुरक्षित रखती है बाहर के एनवायरनमेंट से। और प्लाज्मा झिल्ली में कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कुछ पदार्थों को अपने कोशिका के अंदर आने देती है और कुछ उनको बाहर जाने देती है। जैसे गैसों का आदान प्रदान होता है या कुछ जल के कणों का आदान प्रदान होता है। तो ये इसमें होता है, परागण की जो प्रक्रिया होती है वो उसके लिए इसमें ये जो झिल्ली होती है काम करती है। और इसमें हम कह सकते हैं कि यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। जो बाहरी अन्य गति वाले पदार्थ हैं, अन्य पदार्थों की जो गति उसको दिक्कत कर सकते हैं, उसको रोकती भी है। इसलिए कोशिका की झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा गया है, जिसको ये चाहे कि अंदर बाहर आने देती है, उसके बाद बाहरी चीज़ों को आने से रोकती है। और पदार्थों में यह गति करने को भी, जो बाहर की जो गति होती है अन्य पदार्थों को, उसको रोकती है। अब इसीलिए इसको क्या कहा गया, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा गया। तो जो कोशिका है सबसे पहले किस चीज़ से बनी है, बाहरी आवरण उसका किस चीज़ से बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है, जिसको हमने कोशिका भित्ति या ये आपने क्या कहा, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहा। दूसरा आपका आता है कोशिका भित्ति। अब इससे पहले मैंने आपको बताया कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होगी, प्लांट सेल में पाई जाएगी। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक कोशिका भित्ति और होती है, जिसको हम कहते हैं झिल्ली होती है, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति क्यों कहा गया, इसके बाहर से एक लेयर और होती है, प्लाज्मा लेयर, उसके बाद आपका क्या आएगी, कोशिका भित्ति आएगी। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है।
जो प्लांट्स में आती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। संरचनात्मक दृढ़ता मतलब ये क्या करता है कि पौधे को मजबूती प्रदान करता है। स्ट्रक्चरल जो भी पौधा जो होगा उसके संरचना को सख्त बनाता है, लचीलेपन से थोड़ा सा उसको हार्डनेस देता है, ठीक। और इसमें एक खासियत क्या होती है, जब किसी पादप कोशिका में पराशरण द्वारा पानी की हानि होती है, या जो मैं पराशरण की बताई आपको, पराशरण की प्रक्रिया जो उसे कुछ तत्वों को आने जाने देता है, हमारे पानी का आदान प्रदान होता है या गैसों का आदान प्रदान करता है, तो यही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली जो है या प्लाज्मा झिल्ली जो है वो करती है। तो उस स्थिति में क्या करता है, ये कोशिका भित्ति जो होती है वो इसमें मदद करती है। कब, जब पराशरण के द्वारा कोशिका झिल्ली की या प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा पानी की कमी हो जाती है तो कोशिका जो भित्ति होती है संकुचित हो जाती है। जो जीव द्रव्य, इसको हम जीव द्रव्य कुंचन भी कहते हैं, वहाँ पर संकुचित हो जाती है, छोटी हो जाती है, जिससे अंदर का जो नमी या उसका अंदर का जो जल है वो बाहर ज़्यादा ना आ सके, जिससे कोशिका को नुकसान ना पहुँच सके। तीसरी चीज़ हमारी आती है इसमें केंद्रक, ठीक। केंद्रक क्या होता है, देखिए आप, कोशिका का, जिस प्रकार हमने कहा कि यार कोई भी चीज़ किसी न किसी से नियंत्रित रहती है, तो ये आप कह सकते हैं कि आपने एक प्याज की झिल्ली में, मैंने कहा था छोटे छोटे डॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं वो आपने देखा इसमें, तो इसमें छोटे छोटे जो डॉट्स थे वो केंद्रक थे इसमें। तो इसी प्रकार कोशिका में, हर कोशिका में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। अब केंद्रक क्या होता है, कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। ये हम जब उसको स्टैंड करते हैं तब पता, कुछ क्षेत्र में अधिक गहरे रंग प्रतीत होता है, कुछ में कम। इसको थोड़ा सा और आगे अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या होता है, केंद्रक में क्रोमेटिन पदार्थ के धागे जैसी संरचनाओं का एक पिंड रहता है, जो कोशिका को विभाजित होने वाली होती हैं, तब उसे क्रोमोसोम में संगठित हो जाते हैं। जो क्रोमेटिन पदार्थ के धागा जो होता है उसको कलेक्ट करे रहता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में क्या होता है कि कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ठीक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने जो तीन प्रक्रियाएँ बताई, तीन अंग हमारा कोशिका किस किस चीज़ से बनी होती है, तीन चीज़ें पहले आपने क्या देखी कि प्लाज्मा झिल्ली, दूसरी आपने कोशिका भित्ति, तीसरी आपने केंद्रक, चौथी होती है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो उस कोशिका के अंदर तरल पदार्थ होता है, प्याज की झिल्ली में आपने देखा या अन्य कोशिकाओं में आप देखते हैं, तो एक बड़ा सा क्षेत्र देखा, उसमें कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ जो था, इस क्षेत्र में कुछ हल्का सा धब्बा आपने देखा। वो धब्बा क्या था, वही कोशिका द्रव्य, लिक्विड टाइप की जो चीज़ होती है वहाँ पर वह इसमें रहती है, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं, जिन्हें कोशिकीय अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंग कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। एक कोशिका के अंदर बहुत सारे अन्य अंग भी होते हैं जो उस कोशिका के अंदर काम करते हैं। जैसे हम कहते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे अंग अंदर से बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, इसी प्रकार एक कोशिका में भी क्या होता है, उसके बहुत सारे अंग होते हैं उसमें, तो वो क्या करते हैं, उस कोशिका के लिए कार्य कर रहे होते हैं। और कोशिका द्रव्य तथा केंद्र दोनों से मिलकर के जीव द्रव्य बनाते हैं, ठीक। तो कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्र के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं। अब इसमें एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षणित नहीं होते हैं जब तक कि वह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेते हैं। आजकल आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, कोरोना वायरस की बात चल रही है। भाई ये कोरोना वायरस जो है वो उसकी इसी स्थिति से आप समझ सकते हैं। आप 9th स्टैंडर्ड में आ गए तो कोरोना के बारे में बहुत अच्छे तरह आप जान सकते हैं। वायरस में क्या होता है कि इसमें इस प्रकार की झिल्ली नहीं होती। किस प्रकार की, जो आपकी कोशिका झिल्ली की हम बात करते हैं या कोशिका अंग, ये झिल्ली जो होते हैं, ये झिल्लियाँ उसमें नहीं होती हैं। ये क्या होता है, जब तक ये नहीं होती हैं इसके बाद क्या करता है, देखिए वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षणित नहीं होते हैं, तब तक वो सजीव नहीं होती है जब तक वो किसी सजीव के शरीर में जा कर के अपना फ्यूजन, जिसको हम कहते हैं बहुगुणन, नहीं कर लेती है। और इसलिए वायरस को क्या कहा गया, विषाणु को क्या कहा, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी इसको कहा गया, ठीक है ना। इसलिए
हम कह सकते हैं कि इसके बहुत सारे अंगक जो होते हैं ये उस कोशिका को कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, या उस कोशिका के समस्त जो जीवन प्रक्रिया होती है उस सेल की, ये विभिन्न प्रकार के अंगक उसको करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिका के अंगकों के बारे में जानेंगे। अभी तक आपको छोटी सी चीज़ आपको जाननी थी, पहले कोशिका क्या होती है, कोशिका किस चीज़ से बनी हुई होती है, और कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, ये चीज़ हमने इसमें जानी। अब आपको क्या करना है कि जो कोशिका के अंगक हैं, आपको पता तो हो गया कि कोशिका में भी अंगक होते हैं, ठीक। तो आपको कोशिका के अन्य अंगों किस प्रकार से कार्य करते हैं, कौन कौन से भी अंगक होते हैं, इसको हम नए वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक आपको क्या करना है, इस पार्ट को बड़ा आसानी से सही ढंग से देख करके आपको पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स ढूंढने हैं। और इसके बाद कोशिका के अंगकों के साथ हम नए वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सही ढंग से पढ़ाई करें। और फिर आपसे फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, रोचकता के साथ फिर उपस्थित हैं। टिल देन, ओके बाय, टेक केयर।